तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आम, चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। और मेरा नाम है विशाल शर्मा। पर मैं आप लोगों को चलिए शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि बच्चे वीडियो को स्किप करें उससे पहले बता देता हूं कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा चीज़ आपको थंबनेल पढ़ के समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लें उसमें बायो का एक अलग ही रोल है, बायो का एक अलग ही रोल है। इससे संबंधित आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 250 से ज़्यादा क्वेश्चन जो लगातार पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में या फिर लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मेरा एक कहना है, रेलवे की संजीवनी है साइंस, रेलवे की संजीवनी है साइंस। ये बात बिल्कुल सच है। संजीवनी का मतलब भी पता होगा, साइंस का भी पता होगा। साइंस को कवर कर लेना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आप लोगों ने हो सकता है बायो बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो, पढ़ रखा है तो भी, नहीं पढ़ रखा है तो भी। बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज आप कम से कम 250 क्वेश्चन यहाँ से एक वीडियो में देखेंगे, एक टेक में देखेंगे। एक टेक का मतलब है वीडियो में कोई रुकावट नहीं होगी अगर मेरा प्रोजेक्टर बंद नहीं होता तो, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। समय बने रहेंगे साथ में। और वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना, तब तक मत करना जब तक कि वीडियो अच्छी ना लगे। और जब अच्छी लग जाए तो हाथों को रोकना मत, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पर तब जब वीडियो वास्तव में अच्छा लगे और लगे कि हाँ यूजफुल है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, चलिए मैं थोड़ा सा साइड से हो जाता हूँ, देन फाइन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वक्र, मस्तिष्क या यकृत? मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत शरीर का कौन सा अंग है जो पुनरुद्भवन प्रदर्शित करता है? तो वो है आपका यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? देखिए आपने क्वेश्चन पहले भी सुना होगा और मजाक मजाक में भी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो प्यारे बच्चों किसका नहीं किया जा सकता आपको बताना है। ये नहीं किया जा सकता है आपके मस्तिष्क का। मतलब कि मस्तिष्क को किसी और बॉडी में अभी तक, आज की डेट तक सफलता नहीं मिली है कि किसी और के मस्तिष्क को किसी और के दिमाग में खिड़की कह रहा हूँ, खोपड़ी में डाल दिया जाए। तो मस्तिष्क उसमें से एक है। इसके अलावा गुर्दा, हृदय, फेफड़ा इन सब का ट्रांसप्लांट हो जाता है, ये सब चेंज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम, सेंट्रियोल, एपेडिक्स या मोलर दांत? फटाफट बताएंगे, कमेंट कर सकते हैं मुझसे पहले वीडियो को रोककर। तो सही आंसर है ए, डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? वह है डायफ्राम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? साफ बात समझ रहे हैं कि जब मनुष्य रोने लगता है तो उसमें उसकी आंख में से जो आंसू निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? जब मनुष्य रोता है तब आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? फटाफट बताएंगे तेजी के साथ। सही आंसर है सी, मतलब कि लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो रोना भी अच्छा है, चलिए, पर हर समय मत रोते रहना, है ना। चलिए नेक्स्ट है, किसी प्राणी के शरीर में या किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, क्या होता है? जल, रुधिर, अस्थि या ऊतक? फटाफट तेजी के साथ बताएंगे, बहुत तेजी के साथ बताएंगे। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? जी वो होता है ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जल। हमारे शरीर का अधिकांश भाग क्या है? जल है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ तक आए तो वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें। लाइक करने किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान कैसे रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? किस प्रक्रिया के दौरान? सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण? फटाफट बताएंगे तेजी के साथ, कमेंट में आंसर देंगे, कमेंट में आंसर देंगे। पर सही आंसर है डी, परासरण। मतलब कि जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 15, 20, 30, 40? फटाफट तेजी के साथ। कितनी होती है? सर जी 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है अमीनो अम्ल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, मैग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? फटाफट बताएंगे कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर ए, तांबा, बी, चांदी, सोना या फिर लोहा?
तेजी के साथ बता देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं इसका। थोड़ा फॉन्ट छोटा है पर आई होप सो आपको सही दिख रहा होगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए अर्थात तांबा। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा धातु होती है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है, मतलब 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन चाहिए? 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या 14.5 ग्राम? फटाफट आंसर देंगे, तेजी के साथ आंसर देंगे और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात 14.5 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य मतलब मेरे जैसा एक लड़का हो या जो बच्चा आप देख लोगे सब आप वयस्क हैं, तो 100 ग्राम 100 मिलीलीटर में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 14.5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्यतः ताप होता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके पास है। 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस? फटाफट आंसर बताएंगे, तेजी के साथ आंसर बताएंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में पूछा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को समझ लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, लिखा है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोद्योबिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोद्योबिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि? फटाफट तेजी के साथ, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज आंसर। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है रक्त जमाव। शारीरिक प्रक्रम का प्रोथोबिम से, प्रोथोबिम का संबंध किससे है? रक्त के जमाव से। ऑप्शन नंबर बी, देखिए समझ लेंगे, प्रोथोबिम दिखेगा तो समझ जाएंगे रक्त जमाव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रक्त जमाव की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का कार्य नहीं है सामान्य रूप से। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन्स का स्त्रवण करना? फटाफट बताइए इसमें से कौन सा सामान्य रूप से गुर्दे का कार्य नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दे का कार्य नहीं है सामान्य रूप से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ गुर्दे का प्राइमरी वर्क है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर तक ले जाती हैं, सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं, मतलब कि ऐसा रुधिर ले जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, मतलब फ्रेश ब्लड। सभी शिराएं ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं। और आखिरी है, फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सभी शिराएं, माफ करना इसका आंसर सी होना चाहिए था, सभी शिराएं ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं। रुकना नहीं चाह रहा था, रुका दिया इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है टेंडन, जिसे हिंदी में कह देते हैं कंडरा और इंग्लिश में कह देते हैं टेंडन। ये किसे जोड़ने का काम करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, पेशी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम करता है, पेशी से पेशी को जोड़ने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे टेंडन किसे जोड़ने का काम करता है? तो भैया जी टेंडन करता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है क्लास में? अब नहीं, क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? जो शरीर उत्तेजित हो जाता है तो उसका संबंध कौन सी ग्रंथि से है? अप्टू ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से? फटाफट कमेंट में बताएंगे, कमेंट बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पर्पज से। तो जी हाँ, सी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वो हमारे शरीर में उत्तेजना जो प्रकट हो जाती है उसे कंट्रोल करने का काम करती है। चलिए अगला है, आदमी के कष्ट के किस भाग से अप टू, ये कंठ लिखा है माफ करना, आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू उदर्ध या फिर एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनली को, थायराइड उपस्थिति को या क्रोकोडाइट को या कंठ को? फटाफट बताएंगे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, थायराइड
उपस्थि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एडम एप्पल भी कहा जाता है। तो एडम एप्पल का संबंध किससे है? थायराइड उपस्थि से है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? जो मानव मस्तिष्क है उसका जो वजन है लगभग कितने ग्राम है? 1350, 1230, 1100 या फिर 1500? फटाफट आंसर बताएंगे, तेजी के साथ कमेंट करेंगे और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1350। कितना है? 1350। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है कौन सी? अंतः प्रकोष्ठा, प्रंगणिका, उरु अस्थि या अंतः जंगिका अस्थि? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि की बात हो रही है, हड्डी नहीं, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी उरु अस्थि जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। सबसे लंबी अस्थि आपकी कौन सी है? उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। आपके आगे 4 ऑप्शन हैं। मजबूत कंकालीय प्रणाली, कोशिकाओं में तरल, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ पेशी विन्यास। फटाफट बताएंगे। तो इसका है कोशिकाओं में तरल। असल में जो वायुमंडलीय दाब है वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, 16,000 किलोग्राम का प्रेशर बना हुआ है, पर हमारे शरीर में जो लिक्विड है जो बह रहा है ये भी उसके ऊपर उतना ही प्रभाव बनाता है। आप कुछ चीज़ को धकेल रही हो और आप भी उसे उसी पावर से धकेल रहे हो तो कुछ पता नहीं चलेगा, नॉर्मल रह जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है, इसके कारण हमें पता नहीं चलता, नहीं हम कुचले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुका था डिग्री सेल्सियस में, इस बार ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका फ़ारेनहाइट में। फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। कौन सा ऑप्शन में कमेंट करेंगे? कमेंट करते हैं तो बच्चे पता चलता है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 98.6 सही आंसर होता है इसका। 98.6 इसका सही आंसर होता है। आगे चलते हैं। लिखा है, चलिए, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? मतलब आंख के रेटिना की अगर हम तुलना करें कैमरे के, किस भाग से इसकी तुलना हो सकती है? फिल्म, लेंस, शटर या आवरण? तो इसकी तुलना होगी फिल्म से। किससे हो जाएगी इसकी तुलना? फिल्म से हो सकती है। देखिए आंसर आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा साइड चेंज करने की कोशिश कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से दिखती रहें। चलिए, तो लिखा है अगला क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Mg, Ca, Fe या Cu? फटाफट आंसर बताएंगे, तेजी के साथ आंसर बताएंगे। और सही आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, मतलब कि Ca। जो रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? ये होती है Ca की भूमिका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, मतलब प्रति 100 ml ब्लड पर कितनी शर्करा होनी चाहिए? 20 से 50 mg, 50 से 70, 80 से 100 या 120 से 140? फटाफट बता देंगे कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आपके पास 80 से 100 के बीच का शर्करा होनी चाहिए। कितने रुधिर में, कितने ब्लड में? 100 ml ब्लड के। बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल आज क्लास को ऐसे मत देखना कि सर एकदम तड़कती भड़कती क्लास नहीं है, जोशीला नहीं बोल रहे हैं आप। आज क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर शुरू से जोशीला बोलते रहूँ तो क्लास में मतलब समझ रहा ना, गरीब हूँ, समझते हो बात को? चलिए, तो आंसर क्लियर है आपके पास। आगे चलते हैं। आज पूरा फोकस है कि सिर्फ ऑप्शन कराएं, फटाफट आंसर बताएं, आपको तेजी के साथ चलें। चलिए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी या संख्या में घट जाएंगी? फटाफट आंसर देंगे, फटाफट कमेंट में आंसर देंगे। फिलहाल ये संख्या में बढ़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या हो जाता है? संख्या में ज़्यादा हो जाती हैं। कब? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आयुषी क्या हो जाएंगी? संख्या में बढ़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है मानव में? फटाफट जी है 140 से 180 mg। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 140 से 180 के बीच में होना चाहिए। कम भी नुकसानदेह है और अधिक भी नुकसानदेह होता है, तो 140 से 180 के बीच mg में होना चाहिए। याद रखने वाली बातें हैं, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, दीर्घदस्ती में, अग्नाशय में या तिल्ली में? फटाफट बताएंगे कहाँ बनती हैं, तेजी के साथ बताएंगे। सर ये बनती हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब दीर्घदस्ती में।
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बनती हैं आपकी दीर्घदस्ती में। कहाँ बनती हैं बच्चों? दीर्घदस्ती में। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, अब तो शेयर भी कर सकते हैं आप। मधुसूदनी अंतःस्रावत एक है क्या? ग्लाइकोपिड है, वसीय है, पेप्टाइड है या स्टेरॉल है? क्या है ये आखिरकार? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो ये है आपका पेप्टाइड। अभी पेप्टाइड क्या होता है ये आपने थ्योरिकल पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो क्लासेस आएंगे उसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, इनमें से ऑप्शन आएंगे और दो कौन सी पैरों की हड्डियां हैं वो आपको बताना है। ह्यूमरस व उरुअस्थि, फिबुला और टिबिया, फिबुला और उष्मा, टिबिया एवं वही प्रकोष्ठिता। क्या है इनमें पैरों की हड्डियां? फटाफट बताएंगे सर जी। पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और कई बार आया हुआ है फिबुला और टिबिया, इस बार भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगला है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय को क्या बोला जा सकता है? सर जी यूट्रस बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, वजाइना बोल सकते हैं या वल्वा बोल सकते हैं? फटाफट क्या बोल सकते हैं सर? इसे बोल सकते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलें या गर्भाशय बोलें, बात एक ही है। जी हाँ, बात एक ही है। आंसर भी दें कमेंट में, भले से डब्ड क्लास पर आंसर देते जी के साथ। अगला है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, CO2 के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? फटाफट बताएंगे किसके लिए होती है? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, CO2 के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? फटाफट बताएंगे किसके लिए होती है? सर ये होती है हमारी ऑक्सीजन के लिए। होमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, जो हमारे शरीर में ब्लड में होमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन के लिए, मतलब वो ऑक्सीजन को क्या करता है? हमारे सभी अंगों तक पहुंचाता है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या सेबेरियस ग्रंथि? फटाफट बताएंगे कौन सी ग्रंथि सेक्स के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर है एड्रिनल ग्रंथि। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन को आपको बढ़ाने की कोशिश करती है, रिलीज करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि इस काम को अंजाम करती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? फटाफट बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। तो जठर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। सही है, इससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। आगे चलते हैं। अगला है, लिखा हुआ है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, यकृत या फुसफुस या वक्र? फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। निम्न में से कौन एक अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तेजी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत इस काम को करता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्योंकि मैं समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, केवल क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तेजी के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा है और मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में आपको इतना क्वेश्चन मिल जाए कि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो फटाक से आंसर लगा दें। जी हाँ, फटाफट आंसर लगा दें, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं। विशाल सर की क्लास में मजा आ जाएगा आज की इस क्लास में आपको। चलिए चलते हैं। लिखा है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है? EEG का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए आता है? दिल, फेफड़ा, दिमाग या मांसपेशियां? फटाफट बताएंगे किसकी? तेजी के साथ आंसर। जी सर, दिमाग की। दिमाग के लिए EEG होता है। क्या होता है? EEG का प्रयोग किया जाता है दिमाग के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निम्न कथनों में से कौन सा एक दिल की गैर ध्वनि के बारे में सही है? फटाफट ऑप्शन पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। नंबर ए है, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर भाव के कारण होती हैं। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रक्त भाव के कारण होती हैं। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। सामान्यतः ध्वनियाँ मर्म ऐसे कुछ लिखा, बड़ा अजीब सा शब्द है, चलिए, मर्ममरा कहलाती हैं। फटाफट बताएंगे। फिलहाल आंसर है सी। हृदय की जो ध्वनियाँ हैं, हृदय से जो साउंड होता है, ऐसा कर देना कि तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कह रही है। धड़कन कुछ नहीं कह रही भैया, पहली बात ये सुन लो, धड़कन कुछ नहीं कह पाती है। समझ रहे हो तुम लोग, है ना? चलो,
हृदय की जो ध्वनियाँ हैं, जो हृदय से धड़कन उठ रही है, वो हृदय के बल्ब जो होते हैं, बाल्ब होते हैं 4, उनके खुलने और बंद होने के कारण होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल में कोई बस गया, ऐसा झंझट नहीं है। सही है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रिनल से या मेलानिन से। किससे बनता है? सबको याद होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन से इंसान का रंग बनता है। अगला है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रंग वर्ग कौन सा होगा? मतलब बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा संभावित रूप से? तो सर वो होगा ए या फिर B, या तो A होगा या फिर A या B होगा। बात समझ रहे हैं? इनमें से एक होगा। आगे चलते हैं। लिखा है निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगरमच्छ में, सांप में, मत्स्य में या मानव में? तो ये मानव है। मानव के अंदर सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती हैं 24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है? क्लास अच्छी लग रही है ना? देखिए लंबी क्लास भले से है पर आज आप कुछ लेकर जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे आज आप, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इतना सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मजबूती की एक बड़ी नींव आप रख देंगे और बायोलॉजी जैसे क्वेश्चन को आप छूटने नहीं देंगे। चलिए आगे है स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? फटाफट बता देंगे। अतिरिक्त लवणों को निकालने से, नाइट्रोजनी अपस्थियों को उत्सर्जित से, ताप नियमन से या फिर यौन आकर्षण से? फटाफट बताएंगे। तो ये होती हैं आपकी ताप नियमन से। फिर से समझ लेंगे, जो स्तनपाइयों की श्वेत ग्रंथियां होती हैं उनका मूलतः जो संबंधित है वो किससे? ताप से, टेम्परेचर से आपकी बॉडी के। अगला है आपके पास मानव हृदय की कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय की जो कक्षा होती है वो कितनी होती है? 4, 2, 3, 5। फटाफट तेजी के साथ। सर जी 4 होती हैं। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने साफ साफ, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही तेजी के साथ बता देंगे। सर जी जो सर्वग्राही होता है वो होता है ए और बी, ये सर्वग्राही होता है। इसे किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? जरा बताएंगे रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ABCD। फटाफट। जी हाँ, सही आंसर क्या है? सर ये सही आंसर है सिस्मो नैनोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसकी बात हो रही है? इनमें से रक्त दाब मापक, जो जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं आप लोग। अगला अच्छी खासी कहानी लिखी हुई है। कथन ए लिखा है AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं। मतलब इन्हें किसी का भी ब्लड चढ़ सकता है। बिल्कुल सही है, हाँ जी। कारण नंबर बी, कारण देखो समझोगे। कथन नंबर ए लिखा है AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं। मतलब इन्हें किसी का भी ब्लड चढ़ सकता है। इसका कारण आर दे रखा है। इसका कारण क्या है? रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। आपको बताना है कि A और R दोनों सही हैं, या A सही है या सिर्फ R सही है, या फिर A सही है और R गलत है, या फिर R सही है और A गलत है। आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट चूज कर लेंगे। जैसे कि लिखा है ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहा है कि A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या नहीं है सही दोनों पर व्याख्या गलत है। B A और R दोनों सही हैं परंतु R A की व्याख्या नहीं करता है। C A सही है परंतु R गलत है। A गलत है परंतु R सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। A सही है परंतु R गलत है। मतलब R में जो लिखा हुआ है ये गलत बात लिखी हुई, सही नहीं है। A B ये A की जो है ये A वाला सही था। समझ में आया बात? आगे चलते हैं। लिखा है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, या इनमें से कौन सा हार्मोन है ऐसा जो आयोडीन युक्त है? फटाफट बता देंगे। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, तेजी के साथ बता देंगे। 4 ऑप्शन आगे हैं। यह है थायरोक्रिसिन, ठीक है ना, थायरोक्रिसिन आयोडीन युक्त हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। लिखा है मानव के WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास लगभग कितना होता है? आपके सामने लिखा है 0.007,
0.07 और 0.0007। फटाफट बता दीजिए क्या होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है 0.007। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? WBC के व्यास की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्ताप्लक का निवारण करना या लौह का उपयोग करना। तो मैंने आपको बता दिया था इसका मतलब किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। मजा आ रहा है क्लास में? अब क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो मजा आएगा। चलिए, जब वक्र कार्य करता बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब आपका वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा कार्य या कौन सा पदार्थ जमा होता है? तेजी के साथ बता देंगे। फिलहाल इसका आंसर है रक्त में नसजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये काम करना बंद कर देता है। आगे चलते हैं। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। तो जो उसका ब्लड प्रेशर है भैया वो घट जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ए आंसर सही होगा। बूढ़े होने पर ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा, खून थोड़ी ना खोलेगा बूढ़ा होने पर। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन ABCD आपके आगे हैं। कौन सी संरचना होती है भैया? ये संरचना होती है वृदंत। ऑप्शन नंबर ए सही संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जिसके अंदर मानव शरीर में शुद्धांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हवावान क्रम है? हवावान क्रम है, फटाफट बता देंगे। मतलब सामने ऑप्शन है, तेजी से आंसर दे दीजिए। ABCD। अब आपको देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी अटपटे से आ रहे हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने सुने भी पहली बार हो, तो ध्यान रखिए भैया। एग्जाम है, एग्जाम आपकी इच्छा से नहीं बनेगा कि भैया हमारे बच्चे को ये वाला आता है, ये वाला दे दे। एग्जाम के तरीके से बनता है और कुछ भी आ सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, स्वतंत्र होता है, मध्यांतर होता है, ग्रहणीय होता है। जी याद कर लेंगे, स्वतंत्र होता है, मध्यांतर होता है, ग्रहणीय होता है। अगला चलते हैं। लिखा है, मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सारक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में कौन सा हार्मोन ऐसा है जो सरक्त कैल्शियम और फॉस्फोट को नियंत्रित करता है या विनियंत्रित करता है? फटाफट बता देंगे। तो वो है आपका परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन का ये मुख्य कार्य है, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। लिखा है, यही क्वेश्चन हार जीत तय करते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी कर पाएंगे। मानव शरीर में निम्न भागों में से किस भाग या किस एक भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? मानव शरीर के निम्न भागों में से किस एक भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? फटाफट तेजी के साथ गर्भाशय या ग्रिया। फटाफट ऑप्शन आपके सामने है, डिम्ब वाहिनी, नाली या नली, गर्भाशय का निचला भाग या फिर गर्भाशय का ऊपरी भाग। फटाफट बता देंगे सर। ये है ऑप्शन नंबर बी, डिम्ब वाहिनी, नली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे टाइम टू टाइम। मानव दिमाग के निम्न भागों में से कौन सा एक निग्रण और उल्टी का नियमन केंद्र है? उल्टी समझते होंगे आप सब, फटाफट बता देंगे। अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, मेडला, अम्बाला गेटा या पोन्स? फटाफट बता देंगे। ये पोन्स लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मेंड्रा अम्बाला गेंटा इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए भैया? निग्रण और उल्टी के नियमन के लिए। अगला कार्य है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत के कार्य है? निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? फटाफट बता देंगे तेजी के साथ आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े अटपटे भी हैं, तो मजा आएगा। वही नहीं कि सिंपल आते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। कभी ऐसे क्वेश्चन होगा, अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो नहीं आएंगे। यही आते हैं, फिर माथा लेकर पकड़ कर बैठ जाते हो क्लास के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यूरिया। जी हाँ, उत्पत्ति यकृत के कार्य से होती है, यूरिया की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं, मतलब पाचन की क्रिया के दौरान उसका कोई कार्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइए। टिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन? कौन सा है? तेजी के साथ। सर जी ये है ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन का कोई कार्य नहीं। इसका मतलब क्या है? ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों आपके पाचन में क्या है भैया? इंपोर्टेंट है। देखिए चीजें ऐसी याद होती हैं,
अगर आप सिर्फ रटने बैठेंगे, समझेंगे नहीं चीज़ों को, रटना तो फिर भी पड़ता है, लेकिन चीज़ों को समझने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अकल में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल अवशोषण हो सकता है वक्र में, वक्रीय नालिका में, नंबर 2 यकृत में, यकृतीय कोशिकाओं में, नंबर 3 बृहदांत में, नंबर 4 अग्नाशय वाहिनों में, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही बताएं। मतलब यहाँ पर आपको 4 कथन हैं, ठीक है। ये कितने कथन हैं? 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, अच्छे से आंसर दे दीजिए फटाफट, आंसर दे दीजिए फटाफट। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। मतलब कि वक्र में, वक्रीय नलिका में पहला सही है और तीसरा सही है, अर्थात बृहदंत में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? मानव शरीर में जल अवशोषित हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ पर जल अवशोषित हो जाता है, शोषित हो जाता है। तो ये 2 मुख्य स्थान है जहाँ पर जल अवशोषित हो जाता है। समझ में आया क्वेश्चन? आगे चलते हैं। लिखा है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? आपके सामने ऑप्शन है ABCD, तेजी से बता दीजिए, तेजी के साथ बता देंगे। अंधे स्वचेतना, अनुमस्तिष्क, मेंडुला अब्लागोटा या फिर व्राणपाली। तो सही आंसर है प्यारे बच्चों मेडुला अब्लागेटा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क में है ये, इसका मुख्य कार्य होता है आपके श्वसन क्रिया को कंट्रोल करना। आगे चलते हैं। लिखा है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तानिका, थैलेमस या पर मस्तिष्क? फटाफट बता देंगे कौन सा करता है। सर जी करता है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। किसका काम कर रहा है? मैं फिर समझाऊं, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये काम किसका है भैया? ये काम है हाइपोथैलेमस का। अगला क्वेश्चन लिखा है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन करने के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। क्या आंसर होगा सर जी? उपयुक्त तीनों के लिए, सभी के लिए मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा या पैनक्रियाज द्वारा? फटाफट बताएंगे सर जी। ये होता है पैनक्रियाज द्वारा। कहाँ से उत्पन्न होता है? पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये की थी लाइनक ने, बैटिंग में वेस्ट ने, जेनर ने या वॉक्समैन ने? फटाफट बताएंगे किसने की थी, तेजी के साथ बताएंगे सर। ये ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग में वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग में वेस्ट ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, तेजी से चलना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। लैंगरहेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हुए स्थित होते हैं? फटाफट इंसुलिन का स्राव करते हुए स्थित होते हैं। तिल्ली, मस्तिष्क, अग्नाशय, यकृत? तो इसका सही आंसर है भैया अग्नाशय में। समझेंगे क्वेश्चन को। लैंगरहेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ पर स्थित होती हैं? ये हमारे अग्नाशय में स्थित होती हैं। आगे चलते हैं। लिखा है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? जो कंकाल में मांसपेशियां होती हैं उनकी संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है मेरी क्लास में, जो सुबह को आती है लाइव 9 बजे। 700 होती है। कितनी होती है? 700। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बच्चों को याद होना चाहिए। इसका कमेंट पहले आ जाना चाहिए था, देखता हूँ बाद में। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? कलाई, उंगली, जबड़ा या पाँव? तो हमारे यहाँ का जो जबड़ा है सबसे ज़्यादा मजबूत है, चलता है ना दिन भर। चलिए, महिलाओं को तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। चलिए, ये मतलब मजाक के लिए आता है ना, दिल पे मत लेना। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वेपदन का गुण पाया जाता है? हृदय, वक्र, यकृत या आंत? तो ये गुण पाया जाता है हृदय में, मतलब कि सुकड़ना और वापस से आना। किसमें पाया जाता है? हृदय में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल में या किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? कौन सा अम्ल है जो हमारी मांसपेशियों में जमा होता है तो हमें ऐसा थकान महसूस होने लगती है, कुछ शरीर दबा दे हमारा? चलिए, सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होने लगती है। आगे चलते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कायनिया किसका भाग है? कान का, नाक का, वक्र का या आँख का? तो कायनिया किसका भाग है? सर जी सबको मालूम है, ये आपकी आँख का भाग होता है। आगे चलते हैं। लिखा है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान जब करते हैं
तो कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कार्निया, नेत्र लेंस या संपूर्ण आंख? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, क्या आंसर है? ऑप्शन में कार्निया डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? जब नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, तो जो उस प्रकाश का नियंत्रण करने का काम है वो किसका है? इन सब में से फटाफट बता देंगे, फटाफट बता देंगे। आइरिस का है, रेटिना का है, कोराइड का है, कार्निया का है? सर जी ये काम तो हमारा आइरिस का है, आइरिस प्रकाश को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस या रेटिना? कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब? सर जी ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेटिना पर बनता है। आसान क्वेश्चन है। तो देखा आपने, आसान क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ टफ क्वेश्चन है, कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। सारे इसलिए रखने पड़े कि पता नहीं क्या आ जाता हो एक्चुअली एग्जाम में। 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बने रहेंगे साथ में। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत आपके लिए लगातार हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है कि फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब देखिए कुछ ऐसा तो है नहीं चार्ज देना पड़ता है, तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पहली बार है तो लाइक भी कर देना अच्छा लगे तो। जी हाँ, अगला, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित है। जो रेटिना में है, जो रंगों को पता करेगा, तो वो कौन पता करेगा? कोस, रॉइस, कार्निया या कोराइड? फटाफट बता देंगे। सर जी ये काम है कौन सा? इसका काम है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए का काम है। अगला क्वेश्चन लिखा है, आइरिस का क्या कार्य है? फटाफट बताएंगे। प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो प्यारे बच्चों इसका मुख्य काम है ऑप्शन नंबर सी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो पुतली फैल जाती है, कम पड़ता है सुखड़ जाती है। ऐसा होती है ना, कभी पिक्चर में देखना टॉर्च मारते हैं आँख के ऊपर, तो ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कैसे करता है? पुतली के आकार को बड़ा या छोटा कर। आगे चलते हैं। लिखा है, हरिया वंचित है। हरिया वंचित क्या है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या फिर चिकनी पेशी से? चिकनी पेशी, कैसे कैसे नाम है यार। फिलहाल आंसर है सी, ऐच्छिक पेशी से। जी हाँ, हरिया वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ये क्वेश्चन भी आपको सुबह 9 बजे लाइव क्लास में मिल चुका है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर या सिर में? फटाफट बताएंगे कहाँ पर होती है? सर जी ये होती है हमारे तलवे पर। सबसे अधिक मोटी कहाँ होती है? तलवे पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? भैया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। कौन सा होता है? चमड़ा। ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, मानव त्वचा को रंग देखने वाला वर्णक कहते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्लास थोड़ा तेज चलेगी अभी। अगला है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिक, प्रोडोमिक्स, डर्मिक या इनमें से कोई नहीं? ऊपरी त्वचा, ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं ऊपरी त्वचा को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर भाग? अस्थि, दंतवक, दंत धातु या नख? तो ये सबने सुन रखा होगा। ऑप्शन नंबर बी, दंतवक। दंत के ऊपर जो पीला पीलापन होता है इसकी बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु केक शरीर पर, केक नहीं है के है, जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? सर जी सबसे अधिक कठोर भाग होता है इनेमिल। क्या होता है? इनेमिल। ऑप्शन नंबर सी, इनेमिल होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे चलते हैं। लिखा है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है या हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंड्रोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? किसे आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है। फटाफट दे दीजिए आंसर। तेजी के साथ आंसर दे देंगे इसका, बहुत तेजी के साथ आंसर देना होगा। और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि को की जरूरत होती है। आप बड़े समझ सकते हैं थायराइड। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? किसकी कुक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या अफ्टू ग्रंथि? फटाफट बताएंगे किसके कारण हो जाता है? ये हो जाता है अफ्टू ग्रंथि के कारण। क्या हो जाता है अफ्टू ग्रंथि के कारण? मिक्सिडीमिया रोग हो जाता है, मिक्सिडीमिया हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी
तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए तेजी के साथ, बहुत तेजी से आंसर देना होगा भैया, बहुत तेजी के साथ आंसर देना होगा। जी हाँ, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। ABCD ऑप्शन है और सही आंसर है थायरॉक्सिन। क्या आंसर है? थायरॉक्सिन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को इसका पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है सर जी? ये स्थित है हमारे मस्तिष्क में स्थित है। कौन सी ग्रंथि की बात हो रही है, याद रखेंगे। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में या एड्रेनल में? तो ये होता है आपका, सबको मालूम है थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है ना? निकलता नहीं है इसमें से ऐसा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? फटाफट बताएंगे। अफ्टू ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवर ग्रंथि या पराफ्टू ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि अलग काम कर सकती है? पराफ्टू ग्रंथि बिल्कुल अलग सेपरेट काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अफ्टू ग्रंथि जिसे हम थायराइड कह देते हैं, पराफ्टू ग्रंथि जिसे हम पैराथायराइड कह देते हैं, अधिवृक्क जिसे हम एड्रेनल कह देते हैं और पीयूष ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी कह देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अफ्टू ग्रंथि है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु मतलब टीएस आंसू स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अफ्टू या अग्नाशय ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि है जो आंसू बहने पर मजबूर कर देती है? इसमें एक ऑप्शन ये होना चाहिए था, यादें। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल, ठीक है ना, बिल्कुल क्रिमिनल तो है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है बुढ़ापे में भैया? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? फटाफट कौन सी ग्रंथि जो बुढ़ापे के आते हैं आपको छोड़कर चली जाती है? भैया ये है हमारे पास डी, थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापा देखाने की भाग खड़ी होती है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। चलो अगला है, आंसर भी मैंने साथ में प्रकट कर दिया। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? जो मादा जनन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोटोजन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी? तो भैया ये हैं आपके पास उपयुक्त सभी। ये तीनों कैसे हैं? मादा जनन, मादा में पाए जाने वाले क्या हैं? हार्मोन्स है। याद रख लेना इनके नाम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है लैंगिक हार्मोन्स हैं। ये क्या है भाई? कुछ गायब हो गया, माफ़ करना, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट जो मैं नहीं रख पाया हूँ। चलिए है ना, हटा देते हैं क्योंकि नहीं समझ में आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन अभी भी पढ़ा था हमने, जनन हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन होता है तो एस्ट्रोजन, बाकी सब उसके अंदर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एस्ट्रोजन समझ गए होंगे का स्राव होता है? फटाफट ABCD जल्दी से आंसर दे देंगे। ABCD की फॉर्म में आंसर दे देंगे। कोपर्स ल्यूटेस द्वारा, कोपर्स कोलोमस द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा? फटाफट आंसर दे देंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा ये रिलीज होता है, एस्ट्रोजन स्राव होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनल, एस्ट्रोजेनिन या ऑक्सीटोसिन? फटाफट ये कहलाता है ऑक्सीटोसिन। लड़ो उड़ो हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। अगला है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से या पीत पिंड से? फटाफट बताएंगे किससे होता है, तेजी के साथ बताएंगे। सर जी ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रेनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से या उपयुक्त सभी से? फटाफट आंसर दे देंगे तेजी के साथ। सर जी ये होते हैं एड्रेनल से। क्वेश्चन क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन, कई बार क्वेश्चन आया है, किससे संबंधित है? एड्रेनल से, सीधे सीधे याद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है।
कौन सी ग्रंथि है जो इंटरनल आउटरनल दो तरह का काम कर लेती है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड ग्रंथि? फटाफट, यह है अग्नाशय ग्रंथि। याद रखेंगे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की अकेली है, दोनों काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है इंसुलिन एक प्रकार का है, नमक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। तो भैया इंसुलिन एक प्रकार का विटामिन है, सॉरी एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? फटाफट बताएंगे। यकृत में, गला, आँख या इनमें से कोई नहीं? यकृत, गला, आँख या इनमें से कोई नहीं? भैया इसका स्थान है गला। क्या है? इसका स्थान है गला ग्रंथि। जी हाँ, याद रहेगा। चीज़ों को याद रखने की आदत भी आपको डालनी पड़ेगी, तब जाकर मज़ा आना शुरू होता है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर सिर्फ कोशिका? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये होता है कोशिका से स्रावित होता है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ये कोशिका से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है बच्चों के लिंग निर्धारण में, बच्चों के लिंग निर्धारण में किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिता के माता पिता या किसी और के द्वारा? या किसी के द्वारा नहीं, अच्छा मैंने कुछ और पढ़ लिया। चलिए, तो ये पिता के ऊपर डिपेंड होता है, आप लोगों को मालूम होगा, काफ़ी सारी स्टोरी सुनी होंगी, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। अब ऐसे एग्जाम्पल में देने लोगों सर हमारी तो उधर हो गया तो 7 महीने में, ऐसा नहीं है। जो सामान्य है वो कितना है? 9 महीने का गर्भकाल मनुष्य में होता है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेटोमी कहते हैं, न्यूट्रेटोमी कहते हैं या साइकोटोमी कहते हैं? फटाफट बताएंगे। इसे हम कहते हैं सर जी ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्या है? ये स्त्रियों का जो नसबंदी करते हैं वो है। अगला है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऐसा ही कुछ ऑप्शन है, फटाफट आंसर दे दीजिए। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तेजी के साथ, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बहुत तेजी से आंसर देंगे, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। लाइव क्लास हो तो 10 देते हैं, वरना कि सीधे सीधे चलते रहते हैं। आपको कराने पूरे 250 से ज़्यादा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी कहते हैं, पुरुषों के लिए वैसेक्टोमी कहते हैं, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम परक नली शिशु का नाम क्या था? जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम क्या है? आस्था, इंदिरा, डोली, लुइस? फटाफट सर जी उसका नाम है इंदिरा। इंदिरा पहला बेबी है जो टेस्ट ट्यूब बेबी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमनियोसेटिक्टोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को। तो भैया ये मैं बता दूं, ये बताता है भ्रूण के लिंग को, और इसके ऊपर प्रतिबंध है ताकि भ्रूण के लिंग की जांच ना हो पाए, ये ना पता चल पाए कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, क्योंकि इससे अपराध को एक नई दिशा मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? फटाफट तेजी के साथ, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा? तेजी के साथ बता देंगे सर जी ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर से समझ लेंगे, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है? तो ये है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है, याद रखेंगे चीज। अगला है आपके आगे क्वेश्चन, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या कहते हैं? रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन? तो भैया इसे कहते हैं हार्मोन। इनसे निकलने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। देखिए वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावों को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हमारे पास दो प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से जो है आपके पास यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका मतलब एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये तीनों कैसी हैं? आपके पास अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तीनों की तीनों। तो याद रखेंगे ये तीनों कैसी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, विश्वास कीजिए कैमरे में दिखा नहीं सकता, रूम के अंदर सब कुछ बंद है, मतलब कि पंखा तक बंद है और गर्मी लग रही है अच्छी खासी, एसी बंद है, पंखा बंद है, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। मैं तो खजूर वाला पंखा ढूंढ रहा था, मिल जाए तो हवा कर लूँगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? फटाफट बता देंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं वाहिनी विहीन ग्रंथियां। अब आप देखेंगे पिछला क्वेश्चन किसकी बात हो रही थी? इनमें से कौन से अंतर से इससे पिछला था, सॉरी माफ करना। ये देखिए वाहिनी विहीन ग्रंथियां मतलब कि कौन सी ग्रंथियां हैं? ये
आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है, याद है ना। चलिए, तो इस तरह से चीज़ों को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। मजा आया नहीं आया? क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया? फटाफट लाइक कर देंगे, इस बात पे तो लाइक बनेगा ही बनेगा। अगला फिलहाल आंसर ऐसी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? मतलब ग्रंथि नहीं है, कोई सी भी ग्रंथि नहीं है। फटाफट बताएंगे। थायराइड, जठर, यकृत या अग्नाशय। तो सबको मालूम है कि जठर ग्रंथि नहीं, जठर तो एक प्रकार का रस है, क्योंकि थायराइड भी एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, बल्कि अग्नाशय तो ग्रंथि है ही। आओ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। लिखा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कई बार आया है, अग्नाशय को, अफ्टू को, पीयूष को, प्लीहा को। तो भैया ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लार ग्रंथि? फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट तेजी साथ। फिलहाल आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तेजी के साथ बता देंगे। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी या पैनक्रियास या यकृत? तो सबसे बता दूं, जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। चलिए अगला, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो सबसे छोटी ग्रंथि है कहाँ पर स्थित है? मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या किडनी? फटाफट बताएंगे कहाँ पर स्थित है। सर जी ये स्थित होती है हमारे मस्तिष्क में। जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो मस्तिष्क में होना ही सही है इसका भैया, कहीं और तो सेफ भी फील नहीं करेगी। अगला है, गाय और भैंस के थनों में जो होते हैं, दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आपको मालूम है, जब गाय भैंस कम दूध देती है, दूध सही नहीं देती, तो उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक हार्मोन्स का इंजेक्शन होता है, उसका नाम बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी आपके आगे हैं, तेजी के साथ कमेंट करेंगे। कमेंट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, पता करते हैं। कई बार बच्चा कमेंट नहीं करता, उससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। या लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। अगर यहाँ तक पहुँचे तो फिर तो कर देना चाहिए। यहाँ आने के बाद 1 घंटे की या 40 मिनट की वीडियो बनाने के बाद तो ये कहना भी बेकार है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि करेंगे ही करेंगे। जब यहाँ तक आए हैं तो उसका मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो करना तो बंदेगा। अगला है, फिलहाल इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो गाय या भैंस को दूध उतारने के लिए लगाया जाता है। अगला है आपके सामने, थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने की जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FHS, LTH या फिर ACTH? कौन सा हार्मोन है सर? ये है आपका TSH। क्या होता है ये कभी वीडियो में समझेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं? थायराइड से, एड्रिनल से, जनानंग से या पिट्यूटरी से? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है तो यहीं से होंगे। पिट्यूटरी से आपके जो हैं वृद्धि हार्मोन्स, माफ करना, वृद्धि हार्मोन्स। कैसी भी वृद्धि, आपकी शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सभी को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ऐसी है जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, एडेनल ग्रंथि, अडाशय ग्रंथि? फटाफट बताएंगे सर जी, होती है पीयूष ग्रंथि। जी हाँ, कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है हार्मोन को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावित से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पीयूष ग्रंथि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज कर दे तो क्या होगा? लंबाई अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, शरीर में असंतुलित विकास हो जाएगा, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई शरीर में क्या है? अनियमित विकास हो जाएगा, असंतुलित विकास हो जाएगा अगर अधिक मात्रा में आपका शरीर हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। तो अगला है आपके पास, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट? फटाफट बताएंगे कौन सा होता है, तेजी के साथ बताएंगे कौन सा होता है। यह होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, आंसर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अफ्टू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? सबसे छोटी कौन सी है इनमें से? फटाफट आंसर देंगे। पीयूष ग्रंथि इन सब में सबसे छोटी है, पर ये कौन सी ग्रंथि को होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, जो रुधिर क्षमता है वो कहाँ? फेफड़ों में, वोमेन संपुष्ट में, कुंडलित नलिका में
या मूत्र वाहिनी में, फटाफट बताएंगे तो सही है, ये छनता है ऑप्शन नंबर बी में, वो में संपुष्ट में ये छन जाता है। चलिए ये पता नहीं होगा वाला आंसर आपको पिछला। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरेक्रोम के कारण? फटाफट बताएंगे, ये होता है यूरेक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसका पीला रंग यूरेक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो वो है आपका नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। इसे याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस या संक्रिय परिवहन? तो डायलिसिस के सिद्धांत पे काम करेगा, सीधी सी बात, उसका काम ही क्या है? डायलिसिस करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में? तो भैया सीधी सी बात है, मूत्र में पाई जाती है यूरिया की सबसे अधिक मात्रा। अगला क्वेश्चन है, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वक्र? किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो भैया इसका आंसर होगा वक्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, छेदों को, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए? फटाफट आंसर दे देंगे। इसका आंसर है शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। लिखा है, मानव वक्र अश्मरी में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक है। मानव वक्र अश्मरी में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम सल्फेट? फटाफट बता देंगे क्या है, फटाफट तेजी के साथ। सर जी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मानव वक्र अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सोलेट। अब क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए सर जी, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। चलो, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले के लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूल जनन तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से? तो भैया यहाँ पर बात हो रही है हेनले का लूप किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। देखो चीज़ों को याद रखना, जहाँ भी दिखे हेनले का लूप तो किससे संबंधित होगा? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है ऑप्शन नंबर ए, डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या अशाचन मतलब योनि में? फटाफट बताएंगे कहाँ पर होता है? ये होता है डिंब वाहिनी नली में होता है। क्या चीज़? निषेचन। कहाँ पर होता है? डिंब वाहिनी नली में होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फटाफट आंसर दे देंगे। ये पोषण मिलता है इसको प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा पोषण मिलता है बच्चा? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिल जाता है। क्वेश्चनों में मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? जो माँ के पेट में बच्चा होता है उस समय वह बच्चा जो है, आपको बताना होगा, उस समय जो बच्चा है वह किस द्रव में तैरता रहता है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो किस द्रव में तैरता रहता है? फटाफट बता देंगे। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आम्नी वाटिका द्रव। आम्नी वाटिका द्रव में बच्चा तैरता रहता है उस समय। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, दो युग्म को के संयोजन को क्या कहते हैं? दो युग्म के संयोजन को क्या कहेंगे? निषेचन, परिवर्धन सूचकांक, पुनर्जनन या परगम? तो इसे कहेंगे निषेचन। अभी शब्द आया था इससे पहले निषेचन, तो कंफर्म हो गया होगा निषेचन क्या होता है आपको। आगे चलते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड का या अल्ट्रावायलेट किरणों का? तो ये किया जाता है बच्चे अल्ट्रासाउंड का प्रयोग। मालूम है ना, डॉक्टर्स क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे क्या ग्रोथ का भी पता करते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। मालूम होना चाहिए ये सब चीज़ें आपको। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? जो भ्रूण है, बच्चा पेट में है, तो उसको जो पोषण मिलने हैं वो कैसे मिलेंगे? गर्भाशय, विजाडस, अडाशय या अपरा पोशिका द्वारा? फटाफट बताएंगे। तो ये मिलेंगे आपको विजाडसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियों का निरोध करती हैं। किसका निरोध करती हैं ये? अंडोत्सर्जन का, निषेचन का,
गर्भधारण का या शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश का। ये किस चीज़ को रोकती हैं? जो गोलियां खा लेती हैं महिला गर्भ से बचने के लिए, तो वो किस चीज़ का विरोध करती हैं? क्या करती हैं पेट में जाके, है ना? तो भैया वो अंडोत्सर्जन का विरोध करती हैं ताकि बेबी भ्रूण ना बन पाए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? फटाफट बताएंगे। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। चलिए ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते, सीधे सीधे जाते हैं। अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। इसे ज़्यादा डीप नहीं समझा सकता, पर समझ जाना। आगे चलते हैं। यदि पिता का रक्त ए है, क्या है? ए है, और माता का ब्लड ओ है, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? फटाफट बताएंगे। बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। क्या होगा? सिर्फ ओ होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? किसी परेशानी में बी वाला किसे रक्तदान कर सकता है? भैया सीधी सी बात है, ए बी को कर सकता है या बी को कर सकता है, क्योंकि ए बी तो सर्वग्राही है और बी को तो दे ही सकता है, तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होता है? मतलब जो आपको बताएगा कि आपको भूख वगैरह लग रही है। तो प्रेमस्तिष्क गोलार्ध में, सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में, या फिर मेंडुला अब्लागाटा में। फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। फिलहाल आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। भूख लग रही है, हाइपोथैलेमस आपको बताएगा कि भैया भूख लग रही है, जाके मैगी खा ले। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लांगाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं? भैया ये है आपके पास सेरेब्रम। सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र है, सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, फिर से जान पहचान के क्वेश्चन आने लगे हैं तो अच्छा लगता होगा। चलिए अगला है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, दिमाग से, नाड़ी से? अभी भी तो निपटाया है इसे। किससे संबंधित है ये हमारा संबंधित है दिमाग से। ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, थोड़ा सा तेज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो के 2 पार्टों में बने, मतलब मैं भी रिटेक लूँ। मैं बिल्कुल लगातार कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो मैं भी 2 पार्ट में बनाऊँ। अगर मैं एक पार्ट में एक ही बार में मेहनत कर सकता हूँ लंबे समय तक, तो बच्चा भी कर सकता है। अगर मैं ही वीडियो को अलग अलग पार्ट में बनाकर जोड़ कर पेश करूँगा तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ यार अलग अलग ही देखते हैं ना। चलिए फिलहाल मनुष्य लिखा है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? फटाफट बता देंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। फिलहाल आंसर है प्रेम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी, प्रेम मस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजन शक्ति होती है? जी हाँ, मस्तिष्क कोशिकाओं में, पेशी में, अस्थि में, यकृत में। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन कई बार हमें एक बार के पढ़ने में समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो खामोखा लंबा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। फिलहाल मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजन की शक्ति है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक लघुत्तम कौन सी है? फटाफट बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके आगे हैं। फिलहाल आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे संरचनात्मक और सबसे क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। चलिए आंसर याद हो गया। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है WBC, RBC, तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया सबसे बड़ी कोशिका है हमारे पास तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है हमारे पास, मनुष्य में मेरुदंड से विकसित जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 12, 13, 31, 33। तो ये होती हैं प्यारे बच्चों 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रेमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। फटाफट बता देंगे कहाँ पर है। फटाफट बता देंगे कहाँ पर है, तेजी के साथ बता देंगे। सर जी ये है कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में,
राइबोसोम में या लाइसोसोम में? कहाँ पर होती है? फटाफट आंसर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। सर जी ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया में? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलती वायु में O2 की मात्रा होती है कितने प्रतिशत? जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसमें O2 की मात्रा कितनी होती है? 14, 16, 20 या 25%? सर जी ये होती है 16%। कितनी होती है? 16%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? कितने अणु ATP का निर्माण होता है? फटाफट बताएंगे। वैसे आंसर है 38 अणु ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 25 से 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, 70 से 72 बार। तो सबको मालूम है ये 16 से 18 बार सांस लेता है। ये धड़कने की बात है, सांस लेना अलग प्रक्रिया होता है। कभी इसमें लग जाओ और मुँह आ जाओ बाहर न लेके छोटा सा। चलो, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? जब हमने भोजन खाया तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा का जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन से भाग में हो रहा है? केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? फटाफट बता देंगे। सर जी ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता होगा। ये कहाँ मिलेगा? कोशिका पढ़ना, वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या फिर जल अपघटन? तो इसे हम कह देते हैं भैया वायु श्वसन। क्या कह देते हैं? वायु श्वसन कह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऐसा क्वेश्चन अभी आ चुका था और आंसर है 4%। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज व ATP या फ्यूमेरिक अम्ल? फटाफट बताएंगे। आंसर है प्यारे बच्चों पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन कौन सा होता है? OBCD या कौन सा? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का। किसका होता है? लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? लैक्टिक अम्ल, जिससे थकावट होती है। याद है ना? चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत या अस्थि मज्जा? सर जी अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, बस मजबूरी है थोड़ा तेज चलना। RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, हार्मोन, अस्थि मज्जा या हृदय के द्वारा? फटाफट बताएंगे। RBC का किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। चलिए मज़ा आ रहा है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं और एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश की गई है। 250+ क्वेश्चन, तो क्लास इसीलिए थोड़ा सा लंबा है, पर आप सब जब इसे इकट्ठा देखेंगे तो आपको पक्का अच्छा फील होगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए अच्छा है। चलिए, उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC का आकार बढ़ेगा, छोटा होगा, संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ये आंसर क्वेश्चन पहले आ सकता है। तो संख्या बढ़ेगी, पहले भी इस पर बात हो चुकी है शुरू में ही। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताएंगे, तेजी के साथ बताएंगे, बहुत तेजी के साथ बताएंगे। जी हाँ, सही आंसर है इसका C, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर है D, न्यूट्रोफिल्स की जो किस्म है वो सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? RBC, WBC, पट्टिकणाओं या जीव द्रव्य? तो भैया ये करती हैं WBC प्रतिक्रियाएं शुरू कर देती हैं। कोई जब
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन करेगी? WBC, मतलब ये चौकीदारी करता है, भैया क्या काम है, क्या करना है, यहाँ पे भाग यहाँ से चल, अगर भागा सकते तो भागा देगी, वरना आ जा भैया। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? फटाफट ABCD आपके आगे हैं, लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर या ल्यूवेनहॉक, कौन है? सर जी ये हैं लैंडस्टीनर। किसकी खोज की थी इन्होंने? रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता लगाया था किसने? ल्यूवेनहॉक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर और वियनर ने। किसने लगाया था? सर दोनों ने मिलकर लगा दिया था, लैंडस्टीनर और वियनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? किस में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? जी हाँ, तो सी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, मतलब कि AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ये O में पाए जाते हैं। जिसमें नहीं पाया जाता वो AB, जिसमें दोनों पाए जाते हैं वो O हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? अभी भी AB या O में से हो सकते हैं आंसर, क्योंकि ये दोनों के लिए ही होता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग है, एक सर्वदाता है एक सर्वग्राही है। तो फिलहाल आंसर है सर्वदाता O। जी हाँ, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भैया ये है प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। जी हाँ, प्रतिरक्षा, समझ रहे हो? चलो अगला, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य प्रतिकूल वातावरण दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के? चलिए संक्रमण के। देखिए एंटीबॉडी आजकल आप सुन रहे होंगे, कोरोना के टाइम पर चल रहा है एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीबॉडी मुख्य कार्य किसके विरुद्ध करता है? जब आप किसी से संक्रमित हो जाते हैं तो आपका एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस समय कोरोना पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अचानक से इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक टेस्ट आ गया है आपके पास, RTG रैपिड टेस्ट आ गया है। रैपिड टेस्ट में एंटीबॉडी चेक किया जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है, अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी एक्टिव हैं तो आपको कोरोना पॉजिटिव दिखा रहा है रिपोर्ट। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उस समय अगर एंटीबॉडी एक्टिव है तो वो किसी न किसी संक्रमण से लड़ रहे हैं। ये तो कन्फर्म नहीं है ना कि कोरोना से लड़ रहे हैं, पर किसी न किसी संक्रमण से तो लड़ रहे हैं। जरूरी तो नहीं कोरोना से, पर किसी न किसी संक्रमण से लड़ रहे हैं, तो आपका एंटीबॉडी एक्टिव होगा, और एंटीबॉडी एक्टिव होगा तो वो दिखा देगा आपको पॉजिटिव, जिसके चलते रिपोर्टों में आ रहा है कि हाँ पॉजिटिव है। और बहुत सारी रिपोर्टें इसी आधार पर तैयार की जा रही हैं, जिसके चलते गिनती काफ़ी बढ़ गई, लोगों में कोई लक्षण नहीं है फिर भी एंटीबॉडी पॉजिटिव है। जरूरी तो है ना कि कोरोना से लड़ रहा हो आपका एंटीबॉडी, हो सकता है किसी और संक्रमण से लड़ रहा हो। इंसानों को कोई ना कोई संक्रमण होता रहता है दिन, तो समझ रहे हैं ना आप। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से? तो सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि RH किससे संबंधित है? सब्जी बंदर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। RH तत्व, चलिए RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला, RH माइनस पुरुष और RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला, दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस, मतलब कौन सी जोड़ी शादी को नहीं करनी चाहिए? तो RH प्लस मतलब पॉजिटिव पुरुष और नेगेटिव महिला को शादी नहीं करनी चाहिए, वरना उनकी पहली संतान तो जैसे तैसे हो जाएगी, पर दूसरी संतान नहीं हो पाएगी, और हो भी गई तो विदिन 1 वीक उसकी मृत्यु हो जाएगी। आइए कुंडली देखो ना देखो, RH रिपोर्ट जरूर देख लेना। चलिए अगला, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोप्लास्टिसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? चलिए इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का निगेटिव होना। बात समझ रहे हो? इसीलिए RH फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पिता पॉजिटिव ना हो और माता निगेटिव ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। और ऐसा बहुत कम केसेस में मिलता है, मैं आपको बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ये आपको सबको मालूम है, AB सर्वग्राही। अगला, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उसमें रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसे याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? सबको मालूम है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O समूह है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है?
ओ किससे रक्त ले सकता है? तो भैया ओ वाला सिर्फ ओ से ही रक्त ले सकता है, अन्य से नहीं ले सकता। सही है ना? चलिए अगला है रुधिर, मानव रुधिर का पीएच होता है, जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ। 7.2, 7.8, 6.8, 6, 7.4। तो ये होता है सर जी 7.4 होता है। कितना होता है बच्चा? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, फेफड़ा, हृदय, यकृत, कौन करता है? फटाफट बता देंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? सर जी तिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। अगला है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में मुख्यतः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 60 से 64, 70 से 75, 80 से 82, 91 से 92। आप सभी को मालूम है 91 से 92% की भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा। तो रक्त में भैया लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ऐसे मतलब नहीं कि तुम लोहे की सरिया निकाल दो शरीर में से। आओ अगला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, यकृत में, किडनी में या सभी में? भैया इन सभी में हो जाता है इसका, तो सब में कहाँ जाता है वहीं साफ हो जाता है। अगला चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ लेते हैं ये कथनों को। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। भैया कौन सा सही है? तो सही आंसर होगा इसका शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। चलिए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो खून शुद्ध होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। आपको सुना होगा डायलिसिस, कई बार 2 से 3 बार तो आज की क्लास में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज, मस्ता। तो भैया इसके अंदर होता है लोहा, आयरन पाया जाता है बड़ी मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर का ऑक्सीजन का परिवहन। ये हो चुका है, ये ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे आगे, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? एबीसी, आरबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य का? तो भैया आरबीसी का मुख्य घटक है। किसका है? आरबीसी का मुख्य घटक है आपका हीमोग्लोबिन। काफी क्वेश्चन हो गए आज के हीमोग्लोबिन के ऊपर। अगला है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं साफ रक्त। तो ये है आपकी ये आपकी फुसफुस सिरा। वैसे सिरा के अंदर गंदा खून बहता है ना, प्योर ब्लड नहीं होता उसके अंदर, पर ये फुसफुस सिरा जो होती है शुद्ध ब्लड को आपके हृदय तक ले जाती है फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? भैया सबको मालूम है ये लोहित कोशिकाएं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, लिखा है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण? फाइब्रिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या हेपरिन के कारण? तो प्यारे बच्चों हेपरिन के कारण हमारा ब्लड शरीर में नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार ये बात कही जा रही है, बस यहाँ तक आ गए तब तो कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, पर आदत सी हो गई ना, कह देते हैं। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी? तो भैया रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? रुधिर में, ब्लड में, प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित हो जाते हैं? फटाफट बताएंगे। मोनोसाइट के कारण, लिम्फोसाइट के कारण, इओसिनोफिल के कारण या न्यूट्रोफिल के कारण? किसके कारण होते हैं? ABCD आपके सामने, कमेंट में आंसर देंगे। फिलहाल आंसर है लिम्फोसाइट के कारण। जी हाँ, रुधिर में, प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं इनमें से किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थिम्ब्रोसाइट या इओसिनोफिल्स के? मतलब नाम समझ जाओ यार तुम। चलो, ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाता है? इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तिल्ली में, वक्र में, यकृत में, अस्थिमज्जा में? पहले भी आ चुका है, तो अस्थिमज्जा का आंसर था पहले भी, अभी भी चेंज थोड़ी हो जाएगा। चलो अगला, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, निम्न की
लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है सर जी, ये तो 120 दिन होता है। कितना होता है कार्यकाल? 120 दिन होता है। क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक कर देंगे। अगला, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैडस्टेनर ने, कोनबर्ग ने, ब्राउन ने या हार्वे ने? फटाफट बताएंगे सर जी, ये क्या था? हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। पेसमेकर का संबंध किससे है? सबको मालूम है सर जी, हृदय से है। ऐसा चलो सही। पेसमेकर का संबंध नहीं, वो नहीं है। चलिए, पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। चलिए अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? मूत्र बनाने के नियम से, पाचन क्रिया के नियम से, दिल की धड़कन प्रारंभ करने से या श्वसन क्रिया से? सबको मालूम है। चलिए सी। अगला, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़े से? भैया ये भी आपका हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? आपके हृदय से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समय कम ले रहे हैं। निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? दिल, शिरा, धमनी या कोशिका? चलिए समझ लेंगे धमनी। देखिए जो ब्लड प्रेशर चेक होता है वो धमनी के द्वारा होता है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? ये आपको मालूम है, घट जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, इसलिए जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो सोने चले जाओ। रुधिर दबाव मापक यंत्र है ईसीजी, स्टेथोस्कोपस, सिफगमो, मैनोमीटर। नाम देख रहे हो तुम लोग? चलो, आर्म्स बैंड। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। चलिए, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम नेत्र? जी हाँ, जार्विक 7 क्या है? सर जी ये कृत्रिम हृदय है। जब आपका हृदय, जब आपका दिल कोई चुरा ले जाएगा तब आपके पास कोई दिल नहीं बचेगा, तब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? जार्विक 7 की, है ना। जार्विक 7 आपका काम करेगा जब आपका दिल चोरी हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? यकृत, वक्र, हृदय, फेफड़ा? देख लो, मतलब मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। लब डब। चलो आगे बढ़े। अगला, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 सेकंड या 0.08 सेकंड? तो भैया लगते हैं 0.8 सेकंड। अगला, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 58 बार, 67 बार, 72 बार, 90 बार? सबको मालूम है, सी ऑप्शन हो जाएगा 72 बार। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5? सबको मालूम है सर जी 4 होते हैं, पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? शिरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका तंत्र से? तो ये ज़्यादा धमनी से, जैसे नाचते ना धमनी को चेक करते हैं, धमनी में शुद्ध ब्लड होता है ना। चलिए अगला, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80, 201 से 110, 90 से 60, 85 से 55? तो सबको मालूम है 120 से 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है? पहले पर नीचे रहता हो, एक समान रहता है? भैया सीधी सी बात है, जब भागोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़क जाता है? 1 अरब, 2 बार, 3 अरब, 4 अरब? चलिए, तो ये 2 अरब बार धड़कता है। अब किसके लिए धड़कता है ये तो आप लोगों को मालूम होगा। मतलब ऐसे किसी के लिए धड़क जाता है ना? नहीं समझ रहे? समझते तो तुम सब हो। चलो, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देने की तरह, तापक्रम बढ़ाने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है वेना केवा, एरोटा, कोशिका या निलय? तो भैया ये है आपकी एरोटा, सबसे बड़ी धमनी, विशालतम धमनी कौन सी है आपकी? एरोटा। धमनी में क्या होता है? साफ ब्लड आपके शरीर तक जाता है। अगला है आपके पास, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, 25, 7 या 5%? फटाफट बता देंगे आंसर पर। सही आंसर है 7% लगभग। अगला है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7 लीटर? तो भैया ये हो जाता है 5 से 6 लीटर औसतन। अगला है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है?
एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज के? फटाफट आंसर है सर जी टाइलिन। अगला, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है भैया कार्निया। कार्निया का पाचन तंत्र से क्या लेना देना? यकृत, पित्ताशय और आंत का तो लेना देना है, बाकी कार्निया का कोई लेना देना नहीं है। ओके, आंसर भी साथ में आ गया। चलिए, निम्न शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्यों? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसलिए अब जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। डायरेक्ट आ गया तो क्या सारे ऑप्शन पढ़ लें। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन? तो भैया सबको मालूम है ये रेनिन जरूरी है। रेनिन नहीं होगा तो आप दूध को नहीं पचा सकते, है ना। अगला, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, मुख से, छोटी आंत से या पेट से? तो बता दूं छोटी आंत अधिकतर को अवशोषित कर लेती है। चलिए, अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टॉयलिन, टेनिन या रेजिन? जो लार होती है मुख्य उसके अंदर कौन सा होता है? टाइलिन पाया जाता है। याद रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की? भैया बहुत सीधी बात है, एंजाइम की जरूरत है। जो भी आप खाना खा रहे हो उसको पचाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एंजाइम की आपके शरीर में। वही नहीं होंगे तो खाना कैसे पचाओगे? लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के, वसा के? तो मैं आपको बता दूं ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, जो आपकी लार होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। यहाँ X क्या है? मतलब मानव के अमाशय में अम्ल X, तो कौन सा X उसका नाम बताना है। एसिटिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो भैया ये है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका काम होता है भोजन को पचाने में सहायता देता है। ठीक है, अमाशय में उत्पन्न होता है। अगला है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? फटाफट बता देंगे कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका छोटी आंत में। मानव शरीर का भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? फटाफट बता देंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? बहुत तेजी के साथ, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तेजी के साथ बता देंगे भैया, बहुत तेजी के साथ। चलिए, छोटी आंत से, मुख से, ग्रास नली से या कहाँ से? भैया यह हो जाता है आपका उदर से। कहाँ से? उदर से। अगला क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित होती है। अमाशय की दीवार किसके द्वारा सुरक्षित होती है? किसके द्वारा सेफ है? श्लेष्मा के द्वारा। सही है। चलिए, अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है, मतलब उसे सोख लेता है? अमाशय, अग्नाशय, वक्र या यकृत? तो सबको मालूम है यकृत ये काम बड़े आसानी से निपटाता है। चलिए, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, खनिज है? पेप्सिन क्या है? एक फटाफट आंसर देंगे कमेंट में। सर जी पेप्सिन एक एंजाइम होता है। क्या है? एक एंजाइम है। अगला, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या वसा को वसा अम्ल में? सर जी ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में? फटाफट बता देंगे। ये बदल जाते हैं सर अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? फटाफट बता देंगे। आपके सामने आंत है, अमाशय है, अग्नाशय है, यकृत है। तो ये काम है यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है, थक गया। चलिए, क्योंकि लगातार ऐसे बोलते रहो तो थक जाते हैं ना, नहीं थकते तो हम लोग। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, ग्रहणी के द्वारा? तो ये किया जाता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के। अगला क्वेश्चन,
पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो नाम से पता चल रहा है पित्ताशय में। चलिए अगला, पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा मतलब समझते हो फैट, वसा अम्ल और ग्लिसरोल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या ये सभी। तो भैया इसका है वसा का पायसीकरण, सही है। अगला, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये सबको मालूम होगा 206 होती हैं। अगला, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। जब हम बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियां जुड़कर एक हो जाती हैं, जैसे 2 का 1 हो जाना, 3 का 1 हो जाना। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सर जी 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 प्रकार की। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? माफ करना, कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं और एक जोड़ी में 2 होती हैं, तो टोटल 24 हो जाती हैं। फिलहाल 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो सबसे अधिक प्रबल होती है भुजा के अंदर। अगला है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी नाखून, जबड़े में, स्टेपिज या नाक में। तो भैया ये होती है आपकी स्टेपिज, सबसे कठोर। सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है ना। चलिए अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी को। चलिए अगला, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला। तो ह्यूमरस नहीं होनी चाहिए। चलिए, बाकी टिबिया हम पढ़ चुके हैं, फीमर हम जानते हैं और फिबुला हम पढ़ चुके हैं। अगला, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांग में, पैर में नहीं है। तो फिर ये है कहाँ? ये है भैया ऊपरी भुजा में, यहाँ पर पाई जाती है। ये आपकी क्या कहते हैं? इसे ह्यूमरस कहते हैं, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संधरी होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? भैया ये होती है आपके पास संधरी होती है। चलिए, कैसी होती है? संधरी होती है। अगला, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो अभी भी पता चला हमें टांग में पाई जाती है ना। अगला है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं? मेरुदंड, जांग, रिबफेज या भुजा। तो ये होती हैं आपकी जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, सबको मालूम है। अगला है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सर जी होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? तो सबको मालूम है कैल्शियम की कमी के कारण ये कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये होता है प्यारे बच्चों कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है टेंडन। ये क्वेश्चन भी हो चुका है आपका। चलिए अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत हमारे जीवन काल में 2 बार होते हैं। पहले जो शुरू में दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं वो 20 होते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर से नए दांत आते हैं। तो ये 20 तो आते हैं, 12 हो जाते हैं, तो 32 हो जाते हैं। तो अगला है आपके पास है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत के अंदर आकर समापन होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, सिर्फ आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मलाशय से, अमाशय से, मुख से, पपकाशय से। तो ये होती है भैया हमारी मुख से, सबको मालूम है। एक और आखिरी क्वेश्चन है, चलिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? मानव की पाचन नली, सर जी मानव की जो पाचन नली होती है वो 32 फीट की होती है। कितने फीट की होती है भैया? 32 फीट की होती है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको अच्छा पेशेंस रखना पड़ा होगा और बहुत सारा कंटेंट आपको मिला होगा। मैं थोड़ा फास्ट चलने का रीज़न ये था कि खामोखा में वीडियो 2.5-3 घंटे का, उससे तो कोई फायदा नहीं, आपका डाटा फिजूल में जाए, ठीक है ना। तो आपका मेन कंटेंट है कि क्वेश्चन मिल जाए ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह का एक और वीडियो अगले संडे आपको मिलेगा। जी हाँ, कब मिलेगा? संडे में मिलेगा, जो कि होगा फिजिक्स का। तो तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।